कम इन सर। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बैठिए। थैंक यू सर। अपना नाम लिए बगैर अपना परिचय दीजिए। सर मैं करौली जिले की नांदोती तहसील के ग्राम डहरिया का निवासी हूँ। मैंने अपनी 10वीं कक्षा ज्ञानधारा माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी से और अपनी 12वीं कक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी से पूर्ण की। उसके पश्चात मैंने अपना स्नातक राजस्थान कॉलेज जयपुर से भूगोल, राजनीति विज्ञान और इतिहास विषय में पूरा किया। उसके पश्चात राजनीति विज्ञान विभाग से मैंने राजनीति विज्ञान विषय में अपना एमए किया। उसी के साथ मैंने नेट, जेआरएफ और स्लेट कंप्लीट किया तथा अभी वर्तमान में मैं आकाशवाणी जयपुर में प्रसारण अधिशासी के पद पर कार्यरत। पिछले कुछ साल बाद पहले भारत में शिक्षा में सम्मानजनक स्थिति देखने को मिली है। प्रोफेसरों के नाम बदल दिए गए हैं, कैडर बदल दिए हैं, नेट कर रखा है, जीआरएफ कर रखा है। तो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर बनना चाहिए था, आरएस में ही क्यों जाना चाह रहे हो? सर मुझे प्रशासनिक सेवा में ही जाने का, अध्ययन के दौरान से ही मुझे प्रशासनिक सेवा में जाने का मेरा निर्णय रहा है तथा प्रशासनिक सेवा अपने आप में एक आकर्षण की सेवा है तथा इसमें सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और सारी जो भी आर्थिक रूप से स्टेबिलिटी है वो पूरी की होती है। किसी प्रशासनिक अधिकारी से प्रभावित हैं आप? सर स्पेशली तौर पे तो नहीं, ऐसे। तो कहाँ से आ गया ये जज्बा कि आरएस ही बनना है? सर अपने एमए के दौरान ही जब हम यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ पर हमारे सीनियर्स जो थे, तो जब रिजल्ट आए थे तो वो बहुत सारे लोगों का आईएएस में भी हुआ, आरएस से राजकीय सेवा में भी हुआ। तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि क्या ये बात सत्य है कि सिविल सेवा देने वाले विद्यार्थी का एक रिजल्ट एक पल में ही जमीन आसमान का अंतर आ जाता है? ऐसे बात करते हैं लोग, क्या सत्य है ये बात? बिल्कुल सर, ये 100% सत्य है। क्योंकि जिस तरीके की हमारा परिवेश है, हमारी पृष्ठभूमि है, जिस तरीके की हमारी सामाजिक सोच है, उसके हिसाब से प्रशासनिक सेवाओं की जो वरीयता है वो सबसे ऊपर के क्रम में मानी जाती है तथा अंतिम रूप से उनमें चयन होना मतलब अपने आप में एक सम्मान और पद प्रतिष्ठा का। सिविल सेवा को ही आज बेहतर कैरियर क्यों माना जा रहा है? सर सिविल सेवा में जो काम करने की जो दृष्टि होती है वो विविधतापूर्ण होती है। उसमें आप समाज या प्रशासन के जितने भी फील्ड होते हैं उनमें आपको आप जब तक नौकरी करते हैं तब तक आपको सभी क्षेत्रों से जो काम करने का मौका मिलता है। आम जन तक एक डायरेक्ट अप्रोच होती है और हम उन समाज में जो भी यदि हम बदलाव करना चाहें और हमें क्षमता है तो भारत के आज के किन्हीं 4-5 सिविल सेवक जो सर्वोच्च पदों पर स्थापित हैं, जरूरी नहीं है कि वो आईएएस, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, सर्वोच्च पदों पर पद स्थापित हैं, नीति निर्माण, राजनीति आदि। नाम बताइए। सर जैसे कि नाम सर मुझे एग्जैक्टली नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। चुनाव आयुक्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। भारत में कोई ऐसा पद भी है जो प्रधानमंत्री को डायरेक्ट सुरक्षा से संबंधित बात करते हो? बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद होती है तो उसमें वो आपने कोई सम्मानीय नाम डाबोल साहब का नाम सुना है? जी बिल्कुल। ये कौन है? सर ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ये तो क्या ये सिविल सेवक नहीं रहे क्या? ये सिविल सेवक रहे हैं। मेरा पूछने का यही मंतव्य है कि किन्हीं 5 ऐसे नाम जो आज पहले सिविल सेवा में रहे थे, रिटायर्ड हो गए, लेकिन भारत के बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं जी। उनका दर्जा मंत्री स्तर का माना जाता है। उनमें एक दाबोल साहब हो गए। दूसरे जैसे हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा जी, और उसके अलावा हमारे जो आरबीआई के जो चेयरमैन हैं, सर नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी आईएएस रह चुके हैं। हमारे
जो राष्ट्रपति है वो भी प्रशासनिक सेवा से रिलेटेड रह चुके हैं। भारत के जो विदेश मंत्री है ये भी पॉलिटिशियन है या सिविल सेवक है? सर विदेश मंत्री सिविल सेवक नहीं। अच्छा, कंफर्म। चलिए मुझे ये बताइए कि करौली जिले में धार्मिक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण स्थान सर कौन से हैं? करौली जिले में धार्मिक दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो महावीर तहसील में महावीर स्वामी जी का मंदिर है, जो कि, और दूसरा जो स्थान है करौली जिले में वो है कैला देवी का मंदिर, जिसको ये दोनों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कैला देवी का जो मंदिर है वहाँ लांगुरिया आता है जी। ये लांगुरिया कौन है? लांगुरिया वहाँ पे कैला देवी की स्तुति में माता कैला देवी की स्तुति में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो लांगुरिया भक्तों को कहा जाता है। और तो जी। और ये मंदिर किस नदी किनारे है? ये नहीं सॉरी सर, कालीसिल नदी के किनारे। कौन थी कैला देवी? कैला देवी जो करौली के जो शासक राजा थे उनकी कुल देवी थी। हाँ। और बस इतना है मेरे को। और इनका क्या इतिहास है? इनका महावीर जी के जो जैन तीर्थ मंदिर है उनका? सर महावीर जी स्वामी का जो जैन मंदिर है वो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। और ये मुख्य मंदिरों में से माना जाता है उत्तर भारत के। खनिज की दृष्टि से भी करौली का कोई स्थान है क्या? सर खनिज जो करौली में जो खनिज पाए जाते हैं वो ज़्यादा उच्च कोटि के नहीं है, निम्न जो सेकेंडरी खनिज जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि मोनोजाइट है, क्वार्ट्जाइट है, और रॉक फॉस्फेट नहीं। यहाँ कोई पत्थर है क्या? करौली का पत्थर होता है जिसकी कोई विशेषता होती है कि घिसने से टूटता नहीं है, क्या बात है, जालियां बनती है? सर वो वैसे लाल पत्थर ही है, मतलब धौलपुर करौली पूरी बेल्ट है जो धौलपुर से जुड़ा हुआ, तो वहाँ पर भी लाल पत्थर ही मिलता है सर। बीए में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी रही थी जी। गांधी और अंबेडकर के बीच में कोई मतभेद रहा है किसी विषय को लेकर? जी सर। किस विषय में? सर गांधी और अंबेडकर के बीच में जो मतभेद रहा है वो मुख्यतः जो दलित समुदाय था उसको लेकर रहा है। तो उसमें ये था, गांधी जी का मत था कि सभी को एक साथ लेके चला जाए, आगे बढ़ा जाए, जबकि अंबेडकर ये चाह रहे थे कि जो दलित समुदाय है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है तो उसको कुछ विशेष प्रावधान प्रदान किए जाए, तथा उनका जो मतभेद था वो पूर्ण पैक्ट के माध्यम से समाप्त। क्या ये बात आप सहमत हैं कि गांधी चाहते तो भगत सिंह को उनको बचा सकते थे? सर गांधी जी यदि चाहते तो बचा सकते थे, इस बारे में हम निर्णय में पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना मेरी समझ है उस टाइम की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी और जो भगत सिंह जी की जो विचारधारा थी और गांधी जी की जो विचारधारा थी वो दोनों एक अलग अलग मार्ग पर थी। और उस समय की उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने प्रयास किया था, उन्होंने गवर्नर से और इनसे सबसे बात। एक बात ये बताइए कि अभी रोबोट क्रांति है जी, और आने वाले समय में ये रोबोट चुनाव प्रचार भी करेंगे, क्या रोबोट जनता को प्रभावित करने में सफल रहेंगे या फिर असफल रहेंगे? सर इसको हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। रोबोट जो प्रचार करेंगे तो उसके जो फायदे हैं वो ये है कि उनकी जो पहुंच है वो काफी विस्तृत एरिया तक हो जाएगी, लेकिन जिस तरह की राजनीति का जो मूल मंत्र है नेतृत्वकर्ता, नेता की भूमिका जिसको हम लीडर बोल, तो उसका जो एक ऑरा होता है वो जनता यदि प्रत्यक्ष से नहीं देख पाएगी तो उसको रोबोट उनकी पूर्ति नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जनता कहीं ज्यादा भीड़ जुटे कि नहीं ऐसा होगा, मशीन आएगी, रोबोट होगा, देखने के लिए लोग लालायित हो जाएं? भारत में तो ऐसा होता है? बिल्कुल हो सकता है सर। भारत जिस तरह विकासशील देश है और अभी तकनीक की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं काफी अच्छे तरीके से, तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे जिस तरह से यदि भारतीय राजनीति। चलिए एक प्रश्न और बताइए कि दल बदल कानून क्या है? सर दल बदल कानून 1951 में आया था तथा इसके लिए एक अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची 10B में इसका वर्णन है। तो इसके तहत यदि कोई पार्टी के 1/3 सदस्य यदि दल बदल करना चाहते हैं या उससे कम, तो उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। अच्छा ठीक। आदेश जी, जी आज कौन सी डेट है? सर आज 26 जून है। आज 26 जून है।
26 जून है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है जी सर। और आप प्रसारण अधिशासी हैं, जी ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी आज ही की डेट पे सुबह सुबह एक फीमेल वॉइस प्रसारण में गूंजी थी, जी सर। इसका इम्पोर्टेंस बताएंगे और क्या वॉइस थी किसकी? सर 26 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी आंतरिक अशांति के तौर पर। आंतरिक अशांति के तौर पे भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में आपातकाल के बारे में उपबंध किया गया है और कितने प्रकार के आपातकाल हैं? जी सर भारतीय जो संविधान है उसमें 352 से लेकर 360 तक आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। उसमें 3 तरीके का आपातकाल बताए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 352, तो 352 के तहत युद्ध, आंतरिक अशांति और के तौर पर आपातकाल लगाया जाता है। जबकि दूसरा है 356, तो 356 में किसी भी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर या वहाँ बहुमत की सरकार नहीं बनने पर या आपसी सहमति नहीं बनने पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है यदि किसी देश। इसमें से कौन सा आपातकाल है जो अभी तक नहीं लगाया गया है? सर अभी तक 360 के तहत वित्तीय आपातकाल कभी लगाया नहीं गया। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है। अच्छा, ये बताइए, अभी प्रधानमंत्री जी किसी राज्य के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, नेताओं के साथ, ठीक है, वहाँ पे परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। ये परिसीमन की प्रक्रिया क्या है और कौन से राज्य में चल रही है? सर परिसीमन की प्रक्रिया अभी फिलहाल जो चल रही है वो जम्मू कश्मीर राज्य में चल रही है। और परिसीमन एक चुनाव आयोग द्वारा एक समिति बनाई जाती है तथा उसमें जो विधानसभा और लोकसभा के जो क्षेत्र होते हैं। परिसीमन की प्रक्रिया सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही चल रही है या कहीं और भी चल रही है भारत के राज्यों में? सर अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही चल रही है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में भी चल रही है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। तो उस जो जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग, जो परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सर मुझे एग्जैक्टली नहीं आ रहा है नाम, बट देसाई उनका सरनेम है। रंजना प्रकाश देसाई। जी। अच्छा, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में परिसीमन आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? सर भारतीय संविधान के, सर मुझे एग्जैक्टली नहीं है, बट मैं गेस कर सकता हूँ 324 के तहत। आर्टिकल 82 में लोकसभा को ये अधिकार दिए गए हैं शायद, 42 परिसीमन आयोग का। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए परिसीमन आयोग ने जैसे विधानसभा या लोकसभा के क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया कि ये क्षेत्र होगा, तो कोई वहाँ का नेता जो वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव रहा है, अगर वो सहमत नहीं है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? सर बिल्कुल जा सकता है, उसका अधिकार है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का संविधान के तहत। लेकिन परिसीमन आयोग ने यदि एक बार अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उससे पहले ही जा सकता है। परिसीमन की रिपोर्ट के बाद, परिसीमन की जो रिपोर्ट है उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा, ये बताइए कि जो राज्यपाल है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, राज्यपाल क्या होता है? केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्य में। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल अभी कई बार मिले गृह मंत्री से। अगर राज्य में कानून व्यवस्था जो है वो खराब हो रही है, इन द सेंस कि जो वहाँ पे हिंसा हो रही है, अगर मान लो राज्य सरकार को उसका समर्थन प्राप्त है, कहने का मतलब है प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो इसमें केंद्र क्या कर सकता है? सर यदि इस किसी राज्य में निरंतर इस प्रकार से कोई हिंसा हो रही है और वहाँ पर जो शासन है, राज्य सरकार का जो शासन है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे सकता है तथा राष्ट्रपति जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी अनुशंसा पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब वहाँ पे जो मुख्यमंत्री मंडल है, मतलब राज्य का जो मंत्रिमंडल है, वो यदि इस व्यवस्था को सही से नहीं देख पा रहा। अच्छा, मान लीजिए अगर राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी राज्य में, तो वो संसद से पारित होने के लिए कितना समय दिया जाता है? सर यदि राष्ट्रपति शासन की पारित कर दी तो अध्यादेश के तहत भी लगाया जा सकता है। हाँ। और बाकी 6 सप्ताह के अंदर पारित किया जा सकता है। 6 सप्ताह के अंदर पारित किया। और लोकसभा से जो बहुमत होता है, मतलब कितने सदस्यों के द्वारा पारित किया जाना चाहिए तभी वो अप्रूव होगा, नहीं तो? सर 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से। अच्छा, लोकसभा में जैसा कि आप जानते हो जो परिसीमन आयोग होता है, तो ये संविधान में उपबंध किया गया है कि हर 10 साल बाद जब जनगणना हो जाएगी तो परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। अभी तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? सर अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, लगभग 4 बार किया गया है।
आखिरी परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? सर आखिरी परिसीमन आयोग का गठन 2001 में किया गया। अच्छा, 1971 के बाद परिसीमन आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया? सर 1971 के बाद परिसीमन आयोग का गठन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जो भारत की जो जनसंख्या थी वो उसकी जो गति थी वो ज़्यादा तीव्र नहीं थी, स्थिर चल रही थी और भारत जो है अपने विकास के लिए अग्रसर। 1976 में ये नियम लाया गया कि परिसीमन आयोग का गठन अब 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। जी तो 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, तो फिर से लोकसभा और विधानसभा की सीटों का निर्धारण होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। क्यों? सर अभी ये इन परिसीमन जो समिति होती है तो इसमें राजनीतिक जो सरकार होती है, केंद्रीय सरकार, उसका मंत्रिमंडल का निर्णय भी अंतिम रूप से रहता है। या ऐसा कोई 2002 में संविधान संशोधन किया गया कि 2026 की जनगणना मतलब 2026 के बाद ही अब इनका पुनर्निर्धारण किया जाएगा? जी सर, ऐसा भी किया गया है। क्या किया गया था? संविधान संशोधन किया गया है कि 2026 तक जो विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं वो स्थिर रहेंगी, उसके पश्चात परिसीमन किया जाएगा। ठीक है। आदेश, जी मैम। व्हाट इज ई गवर्नेंस? मैम ई गवर्नेंस से तात्पर्य हमारा कि जो सरकारें होती हैं, कोई भी सरकार, तो उसकी जो नीतियां, उनके कार्यक्रमों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनता तक पहुंचाना ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस के संचालन में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? मैम ई गवर्नेंस के संचालन में समस्याएं जिनमें प्रमुखतः जैसे कि इंटरनेट की स्पीड, स्थानीय भाषा का अभाव है, राजनीतिक जागरूकता की कमी या राजनीतिक दृढ़ता की कमी और लोगों का मानसिक रूप से उसके प्रति सजग नहीं रहना। कोई दो लाभ बताइए ई गवर्नेंस से। ई गवर्नेंस से मैम जो भी नीतियां होती है वो उन तक आमजन की पहुंच तुरंत रूप से हो जाती है। किसी भी सूचना, किसी भी समस्या का निर्धारण ई माध्यम से किया जा सकता है, किसी की शिकायत की जा सकती है, कोई भी फीडबैक डाटा लेना। कैन यू एग्जाम्पल मी 2 एग्जाम्पल्स कैन यू गिव मी फॉर दैट? जैसे मैम राजस्थान में है, जैसे कि ई पोर्टल है, तो वहाँ पर कोई भी जानकारी, कोई भी समस्या का वहाँ पे फीडबैक लिया जा सकता है और उस तरीके से जैसे अभी लोक सेवा गारंटी अधिनियम है राजस्थान का, उसको भी ई माध्यम से किया गया है। आपने ई एजुकेशन और ई लर्निंग के बारे में सुना होगा। जी मैम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई एजुकेशन एंड ई लर्निंग? मैम ई एजुकेशन मीन्स कि शिक्षा का मतलब घर बैठे बैठे या कहीं पर भी जो भी कंप्यूटर तकनीक पर आधारित जो भी सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, वेब लर्निंग के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना। ई लर्निंग में उसमें शिक्षा के अलावा स्किल डेवलपमेंट भी उसमें शामिल हो जाता है। अच्छा, व्हाट इज NEGP? NEGP ये राष्ट्रीय प्रोग्राम है जो 2006 में शुरू किया गया था, ई गवर्नेंस के लिए ही किया गया था। इसमें 27 मिशन मोड परियोजनाएं शामिल की गई। एंड व्हाट इज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? मैम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है 2014 में शुरू किया गया था। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार का ये उद्देश्य था कि एक तो डिजिटल आधारभूत ढांचे के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना तथा आम जन से उसको जोड़ना और जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, उनको डिजिटल माध्यम से पेश करना। हैव यू हर्ड अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जी मैम। व्हाट इज दिस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य मैम कि जो तकनीक है, उस तकनीक में मनुष्य की स्मृति या मनुष्य की बुद्धिमत्ता के हिसाब से उनको सोचने समझने का तरीका विकसित करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस में यूज आती है? मैम अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम यूज़ देख सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे एलेक्सा करके एक डिवाइस आता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। हम हमारे जो मोबाइल होता है उसमें हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो सर्च सब जगह पे। आपको ऐसा नहीं लगता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे लॉसेस भी हैं? बिल्कुल है मैम। किस तरह से? मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लॉसेस ऐसे हैं कि यदि कंप्यूटर जो उनको जो बुद्धि दी जा रही है वो अधिक विकसित हो गई और वो अपने विवेक से काम करने लग गए तो वो मानव जीवन को हानि पहुंचा सकते हैं। आदेश, who is the most important person in your life and why? मैम मेरे जीवन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है वो मेरे मामा जी है। वो इसलिए है कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनसे सीखने का मैंने कि उनसे जो मेन चीज़ सीखी है वो है कि कभी गिव अप नहीं करना और किसी भी स्थिति में सकारात्मक सोच रखना तथा किसी भी समस्या के घबराना नहीं, उसके समाधान की ओर त्वरित होना। तो आपके माता पिता का महत्व किस तरह से देखते हैं आप? माता पिता का महत्व मनुष्य किसी भी इंसान के जीवन का सबसे अभिन्न पार्ट है। तो माता पिता का तो मैम है ही, उन्होंने मेरे को अच्छे संस्कार दिए, अच्छा पालन पोषण किया, अच्छी स्थिति में उन्होंने मेरे पढ़ाया है, उनका महत्व तो सर्वांगीण है।
what is love for you? If you use this word, then what is love for you? मैम जो चीज़ खुद को खुशी दे, अंतर मन को, जिसको हम सॉल बोलते हैं, प्योर सॉल, आत्मा को जो चीज़ खुशी दे, वो ही लव है। तो फिर ये हर एस्पेक्ट में अलग क्यों होता है? पेरेंट्स के एस्पेक्ट में अलग होता है, स्पाउस के एस्पेक्ट में अलग होता है, बच्चों के एस्पेक्ट में अलग होता है, वाई? मैम प्रत्येक व्यक्ति का, जो इंसान है, प्रत्येक व्यक्ति, उनका सोचने और समझने का तरीका अलग अलग होता है। एक दो इंसानों के बीच जो एक्सपेक्टेशंस होती है या जो प्यार करने का तरीका होता है, माता पिता का अपने बच्चों से, बच्चों का अपने माता पिता से, उनके तरीके अलग अलग होते हैं, इसलिए वो हमें अलग दिखता है। आदेश, यू हैव अ सिचुएशन, आपने किसी से कमिटमेंट कर लिया है और शादी का, और आपके पेरेंट्स उसके लिए तैयार नहीं हैं। व्हाट विल यू डू इन दैट सिचुएशन? आप पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ेंगे या शादी करेंगे उस लड़की से अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके? मैम जो परिस्थिति है, ऐसी यदि मेरे सामने कभी परिस्थिति आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों पक्षों को सहमत कर सकूं, अपने माता पिता को जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं उसके लिए कन्विंस कर सकूं। क्या आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाएंगे? बिल्कुल मैम, मेरे अंदर इतना अपने ऊपर विश्वास है कि मैं एक टाइम के बाद उनको कन्विंस कर लूँगा। अच्छा, थैंक यू। कोरोना को लंबा समय हो गया, प्रशासनिक अधिकारी आप बनना चाहते हैं, यदि आप एसडीएम के रूप में सोचते हैं और जो आपका सब डिवीजन है, ऐसा महसूस क्या करते हैं कि मैं यदि एसडीएम होता तो इस नीति के तहत या इस रणनीति के तहत मैं मेरे एरिया में कोरोना को रोक सकता हूं? सर, कोरोना की जो सबसे जो जरूरी चीज़ें, जो 3 जो गाइडलाइन जारी की गई थी कि मास्क लगाएं। नहीं, आप क्या करना चाहते हैं वो बताइए। सर, जो भी गाइडलाइन जो सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जो भी गाइडलाइन प्राप्त हुई है, नहीं, गाइडलाइन के साथ में आप अपनी तरफ से बहुत सारे कलेक्टरों ने किया है, उनका इंडिया में नाम है, आज चर्चा में है, आपका अलग से कुछ करने का? जी, मैं अपने, जैसे मेरे उपखंड में ऐसी स्थिति होती तो मैं सबसे पहले तो जो आम जन को जो जागरूक करने की चीज़ें हैं उसमें एक अलग तरीके से अनौपचारिक रूप से, ना कि औपचारिक, अनौपचारिक रूप से मैं सबसे पहले उनको जागरूक करने का प्रयास करता, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में 100% जनता जागरूक नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो जागरूक का, दूसरा मैं अपने हिसाब से अपने उपखंड को जो विभाजित करता कि इस हिस्से में ये समस्याएं हैं, इस हिस्से में ज़्यादा हैं, तो उस तरीके से मैं उनको हैंडल करता। बाकी और जो भी चीज़। चलिए ये बताइए कि आपकी हॉबी क्या है? सर, मेरी हॉबी कुकिंग और योग करना है। कुकिंग में आप क्या बनाना पसंद करते हैं? सर, कुकिंग में मैं राजस्थानी फूड बनाना पसंद करता हूँ। राजस्थानी फूड में जैसे? सर, राजस्थानी फूड में जैसे दाल बाटी चूरमा, गट्टा, मिर्ची के टपोले या और भी जो चीज़ें। 5 व्यक्तियों को बाटी बनानी है, कितना आटा लोगे? सर, 5 व्यक्तियों को कैपेसिटी के हिसाब से लगभग 1200 ग्राम आटा बहुत है। और किसी व्यक्ति के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा खाता है, कम खाता है? ये तो गणित का फार्मूला अपना लिया, 1200 ग्राम तो। नहीं सर, यदि वो हमारे साथ हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं, और यदि वो हमारे साथ नहीं है, हमें यदि कोई अनजान है तो हम। गन्ने की खेती कैसे होती है? क्या बीज फेंके जाते हैं या क्या होता है इसमें? सर, गन्ने की जो खेती होती है, वो जो पूरा गन्ना होता है उसमें, गन्ने में काफ़ी सारे वो हैंडल्स होते हैं, तो उनको काट के उनको बीज बनाए, उनको बोलते बीज ही हैं, लेकिन वो बीज नहीं होते, उनको जमीन में सीधा रोपा जाता है। चलिए एक अंतिम सवाल। बारिश का सीजन है, आप आपके खेत में से आ रहे हैं, आपके माता पिता, आप और आपका भाई, अचानक बाढ़ आ जाती है और नदी में आपके माता है, आपके पिता है, आपका भाई है, आपके पास एक ही व्यक्ति को बचाने का साधन है, किसे बचाएंगे? सर, मैं सर्वप्रथम तो जो मैं यदि मेरे यदि संचार का माध्यम चल रहा है तो मैं सूचना पहुंचा। सवाल यह है कि बहते हुए में कोई संचार काम नहीं करता है, निर्णय लेना है कि बाढ़ आई हुई है, नदी उफान पर है, तीनों फंस चुके हैं, बस आप किनारे पर है और आपके पास में एक कोई बचाने का साधन है,
अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई में से किसको बचाएंगे? तो सर मैं अपने भाई को बचाऊंगा। कोई कारण? सर यदि मेरे पास एक ही साधन है और मैं एक ही इंसान को बचा सकता हूं तो उसका कारण ये एक नैतिक प्रश्न है सर। इस पे एक परफेक्ट आंसर पे पहुंच पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो बहुत ही मुश्किल का टाइम होगा जब मुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन सर उसका कारण ये है कि प्रशासनिक अधिकारी को डिसीजन लेना होता है। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं डिसीजन लूंगा तो मैं भाई को बचाने का ही डिसीजन। थैंक यू वेरी मच।